Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat. In our previous session, we have discussed about p-folio optimization, which is actual code optimization technique. उसके पहले हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देखी थी जो कि इंटरमीडिएट कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ होती है. उसके अलावा हमने डेटा फ्लो ग्राफ क्या है, रिड्यूसिबल ग्राफ, नॉन रिड्यूसिबल ग्राफ, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है, प्री हेडर, हेडर, ट्रेलर, डोमिनेटर्स, नेचुरल लूप, इनर लूप, वो सारी चीज़ें हमने हमारे प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि आपकी कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और p-folio ऑप्टिमाइजेशन के अलावा यहाँ पे ये चैप्टर में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कोई भी नहीं है. तो हम फटाफट से ये जो चैप्टर है वो आज ख़त्म कर देंगे. उसके बाद मैं आपको एक्चुअल कोड जनरेशन वाला चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी. उसके बाद हमारा एक ही चैप्टर बच रहा है, दैट इज़ पार्सिंग थ्योरी पार्ट 2. तो हार्डली 2 वीक में हम ये सिलेबस जो है वो 2 या 15 दिन में, 2 वीक में हम ये सिलेबस ख़त्म कर देंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक विच इज़ ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस. सबसे पहले तो ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस क्या है. तो डेटा फ्लो क्या है? डेटा फ्लो इक्वेशंस आर द इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द एक्सप्रेशन दैट आर अपियरिंग इन द फ्लो ग्राफ. कोई भी फ्लो ग्राफ के अंदर जो एक्सप्रेशन अपियर होता है दैट इज डेटा फ्लो इक्वेशंस. डेटा फ्लो इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय सेटिंग अप एंड सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस दैट relate information at variation points in a program. The data flow equation written in a form of equation such that out S is equal to general of S union inner of S minus kill of S. The data flow equation can be read as the information at the end of the statement is either generated within a statement or enters at the beginning and is not killed as control flows through the statement. ये जो एक्सप्रेशन ऊपर दिया हुआ है, ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि the information at the end of the statement is either generated, GEN का मतलब होता है generated या general, within a statement, S for statement, और U है, union है, इसलिए हमने और लिया है, enters at the beginning and is not killed as a control flow through the statement. तो ये जो आप ऊपर इक्वेशन देख सकते हो वो हमारा डेटा फ्लो का इक्वेशन है. उसके बाद डेटा फ्लो प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन डेटा फ्लो. अ प्रोग्राम पॉइंट कंटेनिंग द डेफिनेशन इज कॉल्ड डेफिनेशन पॉइंट. कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो पॉइंट होता है दैट पॉइंट डिफाइंस द प्रोग्राम, उसे हम डेफिनेशन पॉइंट बोलेंगे. अ प्रोग्राम पॉइंट एट विच अ रेफरेंस टू अ डेटा आइटम इज मेड इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट. प्रोग्राम के अंदर कोई पर्टिकुलर जगह होती है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ से हमें कोई अनदर लोकेशन या अनदर प्रोग्राम पे जंप करने का मौका मिलता है, मतलब वो कोई दूसरी चीज़ को रेफरेंस देता है. तो दैट इज़ द रेफरेंस पॉइंट. अ प्रोग्राम पॉइंट एट विच some evaluating expression is given is called the evaluation point. आपके पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कोई एक पॉइंट ऐसा होता है विद द यूज़ ऑफ दैट पॉइंट आप आपका इवैल्यूएशन जो है वो परफॉर्म कर पाते हो, मतलब हमारा एक्चुअल लॉजिक, दैट इज़ द इवैल्यूएशन पॉइंट. यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, W1 इज इक्वल टू एक्स. W1 मतलब वर्कशीट 1 में है x इज इक्वल टू 3, W2 में है y इज इक्वल टू एक्स एंड W3 में है z इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b. मतलब हमने कोई वैल्यू को सबसे पहले डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है, तो वो हो जाएगा हमारा डेफिनेशन पॉइंट. एक वैल्यू को हमने दूसरे में डाला है, दैट इज़ आवर रेफरेंस पॉइंट, और हमने उसके बाद इवैल्यूएशन किया है, दैट इज़ आवर इवैल्यूएशन पॉइंट. उसके बाद आता है अवेलेबल एक्सप्रेशन. एन एक्सप्रेशन x प्लस वाई इज अवेलेबल एट अ प्रोग्राम पॉइंट W इफ़ एंड ओनली इफ अलोंग ऑल द पाथ्स आर रीचिंग टू W. कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कब अवेलेबल होता है? जब आपके वो एक्सप्रेशन से कोई एक पर्टिकुलर पाथ आपका हर बार वही एक्सप्रेशन पे पहुंच रहा है, तो दैट इज़ योर अवेलेबल एक्सप्रेशन. द एक्सप्रेशन x प्लस वाई इज सेड टू बी अवेलेबल एट इट्स इवैल्यूएशन पॉइंट.
कोई भी प्रोग्राम आप ले लो, वो प्रोग्राम आपके इवैल्यूएशन पॉइंट पे तो अवेलेबल होगा ही होगा, मतलब हर एक प्रोग्राम के अंदर इवैल्यूएशन पॉइंट जो है वो अवेलेबल होता ही है। नाइदर ऑफ द टू ऑपरेंड्स गेट मॉडिफाइड बिफोर देयर यूज़, कोई भी ऑपरेंड यूज़ करने से पहले मॉडिफाइड नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो B1 के अंदर है T1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई आई। उसके बाद हमने B2 अप्लाई किया जिसमें हमने T1 का यूज़ किया है। B3 में हमने अगेन 4 मल्टीप्लाई बाई आई करवा दिया और हमने उसके बाद T4 में T3 का यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सप्रेशन जो है 4 मल्टीप्लाई बाई आई इज़ द अवेलेबल एक्सप्रेशन फॉर B2, B3 एंड B4 बिकॉज दिस एक्सप्रेशन हैज़ नॉट चेंज्ड बाय एनी ऑफ द ब्लॉक बिफोर अपियरिंग इन B4। B4 में जाने से पहले ये एक्सप्रेशन जो है वो कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि वो B2, B3 और B4 तीनों में इक्वली अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे हमारा 4 मल्टीप्लाई बाई आई जो है वो अवेलेबल एक्सप्रेशन में गिना जाएगा क्योंकि वो यूज़ करने से पहले कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, B4 में वो चेंज हो रहा है, तो B4 में वो चेंज होने के बाद हम जो यूज़ करेंगे वहाँ पे B4 अवेलेबल हो जाएगा, ना कि B1। यहाँ तक B2, B3 और B4 तक B1 अवेलेबल है। ठीक है, तो B1 के अंदर जो एक्सप्रेशन है हमारा 4 मल्टीप्लाई बाई आई इज़ द अवेलेबल एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। उसके बाद आता है रीचिंग डेफिनेशन। अ डेफिनेशन D reaches at the point P if there is a path from D to P along which D is not killed। आपका कोई भी डेफिनेशन D जो है वो पॉइंट P पे रीच कर रहा है तो हम वो पाथ को रीचिंग डेफिनेशन दे सकते हैं। कब? जब आप D से P जा रहे हो या फिर आपका D जो है वो इंटरमीडिएट नोड है और आप हर एक नोड से D पे जाओगे और D से P जाओगे। पर कब इसे हम रीचिंग डेफिनेशन दे सकते हैं? जब आपका D किल ना हुआ हो तब। तो डेफिनेशन D ऑफ वेरिएबल x इज किल्ड व्हेन देयर इज अ रीडेफिनेशन ऑफ x, और जब x जो है वो रीडिफाइन होगा तो D जो है वो किल हो जाएगा। तो डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हो आप, D1 के अंदर हमने लिया y इज इक्वल टू 2, फिर हमने लिया y इज इक्वल टू वाई प्लस 2 और उसके बाद हमने लिया है x इज इक्वल टू वाई प्लस 2। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन D1 जो है वो रीचिंग डेफिनेशन है फॉर ब्लॉक B2, मतलब D2 के लिए D1 इज़ रीचिंग बट D1 इज़ नॉट रीचिंग फॉर D3। क्यों? क्योंकि D2 के अंदर आपका y की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। पहले आपकी y की वैल्यू थी 2, उसके बाद आपकी y की वैल्यू हुई 4। अब आप D3 में क्या यूज़ करोगे? अगर आपने D3 में 2 यूज़ कर लिया तो वो तो किल हो गया है, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी y की वैल्यू जो है वो अभी 4 है। दैट मीन्स D1 इज़ नॉट रीचिंग डेफिनेशन फॉर ब्लॉक 3 और डेफिनेशन D3 because it is killed by the definition D2 in block B2। मतलब D1 is not reachable for D3 but D1 is reachable for D2। उसके बाद आता है लाइव वेरिएबल। A live variable x is live at point P if there is a path from P to exit along which the value of x is used before it is redefined, otherwise the variable is said to be dead at the point। एग्जाम्पल से समझे तो देखो, b इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू 5 है, a इज इक्वल टू फंक्शन b मल्टीप्लाई बाई c। द सेट ऑफ लाइव वेरिएबल्स आर b एंड c बिकॉज बोथ आर यूज्ड इन द मल्टीप्लिकेशन ऑन लाइन 3। आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम में आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो एग्जिट तक यूज़ होनी चाहिए, आपकी सेकेंड लाइन जो है वो एग्जिट तक यूज़ होनी चाहिए। मतलब आपका हर एक वेरिएबल एग्जिट पॉइंट तक अगर यूज़ हो रहा है देन एंड देन यू कैन से दैट वेरिएबल इज़ लाइव वेरिएबल। अगर आप एग्जिट तक नहीं पहुंच रहे हो और बीच में ही आपके वेरिएबल की लाइफ ख़त्म हो रही है देन यू कैन से दैट वेरिएबल इज़ डेड। मतलब लाइव वेरिएबल हम किसे बोलेंगे? जहाँ से भी आपने प्रोग्राम में जहाँ पे भी वो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, वहाँ से अगर एग्जिट पॉइंट तक आपका वो वेरिएबल लाइव है देन एंड देन यू कैन से दैट वेरिएबल इज़ लाइव वेरिएबल, अदरवाइज यू कैन नॉट से दैट इज़ अ लाइव वेरिएबल। उसके बाद आता है बिजी एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन ई इज सेड टू बी बिजी एक्सप्रेशन अलोंग सम पाथ pi to pj if and only if an evaluation of that expression exists along some path pi to pj and no definition of any operand exists before its evaluation along the path। अगर आपका कोई एक पाथ है
P1 से लेके P10 तक का, और वो P1 से लेके P10 तक आपका एक ही एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है। मान लो कि मेरा एक एक्सप्रेशन है x = y + z, और P1 से लेके P10 तक मेरा वही एक्सप्रेशन अगर यूज़ हो रहा है तो ही मैं वो एक्सप्रेशन को बीजी एक्सप्रेशन बोल सकती हूँ, अदरवाइज़ हम वो एक्सप्रेशन को बीजी एक्सप्रेशन नहीं बोल पाएंगे। कोई भी एक्सप्रेशन बीजी कब है? जब तक आपको कोई पार्ट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का जो पाथ दिया है वहाँ पे अगर सेम एक्सप्रेशन अवेलेबल है तो उसे हम बीजी एक्सप्रेशन बोलेंगे। अगर वहाँ पे दूसरा कोई एक्सप्रेशन आ जाता है तो दो एक्सप्रेशन अगर सेम पाथ पे वर्क कर रहे हैं तो हम दो में से एक भी एक्सप्रेशन को बीजी नहीं बोल सकते हैं। दैट मीन्स बीजी एक्सप्रेशन ये होता है कि फ्रॉम अलोंग द पाथ कोई सेम एक्सप्रेशन ही अगर काम कर रहा हो तो ही हम उसे बीजी एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। तो ये था हमारा ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस जो है वो भी एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो आपको ये जो टॉपिक है उसका भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने जो पी फोलियो ऑप्टिमाइजेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक देखी है, बस वो ही चीज़ें हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा की कोई चीज़ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट नहीं है। सो you don't have to worry about this methods or this theory. You have to concentrate on the code optimization technique and p-fold optimization technique. मैं आपको एक बार ये चैप्टर की पूरी पीपीटी, पूरी स्लाइड जो है वो आपकी स्क्रीन पे अभी फिर से प्ले कर रही हूँ। एक बार अच्छे से देख लो, अगर ना पता चल रहा हो आपको तो आप गूगल क्लासरूम में भी कमेंट डाल सकते हो, या फिर डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में कनेक्ट होके हम ये डाउट सॉल्विंग जो है वो आपका कर देंगे। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं पूरा जो हमारा चैप्टर है वो। ये चैप्टर की पीपीटी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार अच्छे से ये मैं आपके सामने जो चला रही हूँ वो देख लो। हम दो ही मेथड फिर से एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, तो क्या है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो आप इजीली कर पाओगे। सबसे पहले तो हमने ये चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर की है, तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, पी-फोल्ड ऑप्टिमाइजेशन, लूप इन फ्लो ग्राफ, ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस एंड डेटा फ्लो प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हमने अब तक कवर कर ली है। सबसे पहले कोड ऑप्टिमाइजेशन हम कहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो इंटरमीडिएट कोड के बाद कंपाइलर को जब कोड ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है तो अब ये टेक्निक का यूज़ करते हैं। उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट इज़ फॉर इंटरमीडिएट कोड। फर्स्ट है कंपाइल टाइम एवोल्यूशन, उसके अंदर दो टेक्निक है, फोल्डिंग और कांस्टेंट प्रोपोगेशन। उसके बाद आता है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, यहाँ पे हम कॉमन एक्सप्रेशन को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद आता है कॉपी प्रोपोगेशन, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे में डालो और दूसरे का यूज़ हम तीसरे में करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली वो वेरिएबल ही कॉल करवा देंगे। उसके बाद आता है कोड मोशन, मतलब ऐसा कोड जो आपके लूप के अंदर खामा का एग्जीक्यूट हो रहा है, वैसे कोड को हम लूप से बाहर निकाल के एग्जीक्यूट करवा देंगे ताकि वो बार बार कंप्यूट ना करना पड़े। हाँ, इसे हम लूप इनवेरिएंट मेथड भी बोल सकते हैं। उसके बाद है रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, मतलब हायर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स को हम लोअर प्रायोरिटी से रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हायर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ज़्यादा टाइम, ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है। उसके बाद है डेड कोड एलिमिनेशन, मतलब ऐसा कोड जो आपके प्रोग्राम में कभी यूज़ ही नहीं होने वाला है, वैसे कोड को हम क्या करेंगे, रिड्यूस करवा देंगे। उसके बाद का सेकेंड टॉपिक था पी-फोल्ड ऑप्टिमाइजेशन। पी-फोल्ड ऑप्टिमाइजेशन इज़ यूज टू ऑप्टिमाइज द कोड, एक्चुअल कोड और टारगेट कोड। इसके लिए फर्स्ट मेथड है रिडंडेंट लोड्स एंड स्टोर्स, जहाँ पे लोड मेथड और स्टोर मेथड होती है उसे हम रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद है फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे हम अननेसेसरी जंप्स को रिड्यूस करने का या रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, मतलब कोई भी नंबर को 0 से ऐड करवाने का या कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो वैसे लाइंस को हम एलिमिनेट करेंगे विद द यूज़ ऑफ एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मेथड। उसके बाद है रिडक्शन इन स्ट्रेंथ, जो कि ऑलरेडी हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन मेथड में डिस्कस किया हुआ है।
उसके बाद आता है मशीन इडियम्स, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो डिक्रीमेंट वाले जो ऑपरेटर्स है उसकी प्रायोरिटी हायर होती है, तो उसे हम मैनुअल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवा के रिप्लेस करेंगे, दैट इज़ आवर मशीन इडियम्स मेथड। उसके बाद लूप्स इन फ्लो ग्राफ, जिसमें डोमिनेटर क्या है वो हमने देखा था। डोमिनेटर्स का मतलब वो होता है कि आपके ग्राफ में जहाँ से भी आप जाओ एक नोड ऐसा आता है जो बीच में आएगा ही, दैट इज़ द डोमिनेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ। उसके बाद नेचुरल लूप, नेचुरल लूप में सिंगल एंट्री पॉइंट होता है जिसे हम हेडर बोलते हैं, और वो हर एक पाथ के लिए डोमिनेटर भी होता है, एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वे टू इटरेट द लूप। उसके बाद इनर लूप आता है, इनर लूप इज़ द इनर मोस्ट लूप ऑफ योर ग्राफ। उसके बाद प्री हेडर आता है, प्री हेडर जो है उसका सक्सेसर बनेगा आपका हेडर। उसके बाद रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ एंड नॉन रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखी हुई है। उसके बाद आज के टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया वो है ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। इसमें ग्लोबल डेटा फ्लो इक्वेशन दिया हुआ है। उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें हमने डेफिनेशन पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट, इवैल्यूएशन पॉइंट क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। डेफिनेशन पॉइंट इज़ नथिंग बट द इनिशियलाइजेशन पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट में हम एक वैल्यू की का रेफरेंस दूसरी वैल्यू को दे रहे हैं, और इवैल्यूएशन पॉइंट इज़ द मेन लॉजिक ऑफ योर प्रोग्राम। उसके बाद अवेलेबल एक्सप्रेशन आप किसको बोलोगे, तो कोई पर्टिकुलर ब्लॉक तक अगर आपका एक्सप्रेशन अवेलेबल है और जिसका यूज़ करने से पहले हम उससे चेंज नहीं कर रहे, उसे हम अवेलेबल एक्सप्रेशन बोलेंगे। उसके बाद है रीचिंग डेफिनेशन, मतलब आपके कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन कहाँ तक रीच कर रही है, दैट इज़ योर रीचिंग डेफिनेशन। देन लाइव वेरिएबल क्या है, तो आपका कोई पर्टिकुलर वेरिएबल अगर एग्जिट पॉइंट तक वहाँ पे है तो उसे हम लाइव वेरिएबल बोलेंगे। देन आफ्टर आता है द लास्ट टॉपिक विच इज़ बिजी एक्सप्रेशन, मतलब कोई पर्टिकुलर पाथ पे आपका कोई एक ही एक्सप्रेशन अवेलेबल है तो दैट इज़ योर बिजी एक्सप्रेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड यहाँ पे हमारा यूनिट 7 जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे विच इज़ एक्चुअल कोड जनरेशन मेथड। वहाँ वो चैप्टर में भी 2 या 3 टॉपिक ही ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो अभी ये पीछे के जो चैप्टर्स है वो बहुत ईजी है, तो इसकी थ्योरी जो है वो अच्छे से रीड कर लो। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में कभी भी आके आपके डाउट्स जो है वो पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हमारा 7th चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।